अगेंस्ट दी गॉड्स के एक और नए शानदार नॉवल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि यूनचे चीख उठा, लिंगर लिंगर लिंगर। वो पागलों की तरह बाहर दौड़ा, ग्रैंडवे क्लैन की डायरेक्शन में उसका नाम पुकारते हुए। जैसे जैसे वो तेज भागा, रास्ते में अनेक बैम्बू गिरते गए। जैसे ही वो आसमान में कूदने को था, हवा के साथ एक अजीब सा तेज गंदा सा स्मेल आया, सड़े हुए लाशों की बदबू। अब आगे, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। यूनचे की होश वापस आ गई। उसने सोचा, ग्रैंडवे क्लैन के पास ऐसी तेज लाशों की बदबू क्यों आ रही है? वो और तेज आगे बढ़ा। स्मेल और तेज हो गई। जंगल का काफी हिस्सा बर्बाद लग रहा था। जमीन और बैम्बू सूखे हुए खून से रंगे हुए थे। उसकी नजर के सामने एक लाश आ गई। उसके सड़े देखकर लग रहा था कि आधा महीना हो चुका था। यूनचे का दिल कस के भर गया। लाल खून से रंगे कपड़े ग्रैंडवे क्लैन के किसी आदमी के थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, बर्बादी और खराब होती गई। जमीन पर और टूटे हुए बैम्बू पर हर जगह सूखा हुआ खून था। और भी लाशें दिखती गई। आखिर में तो उन्हें एक जगह ढेर बनाकर फेंक दिया गया था। बदबू ने पूरी फ्रेश हवा को दबा दिया था। रास्ते भर उसे करीब 1000 लाशें दिखी। सबके कपड़े ग्रैंडवे क्लैन के थे और सब एक ही वक्त के आसपास मरे थे। यूनचे का चेहरा काला पड़ गया। उसकी पहले वाली खुशी की जगह हद से ज्यादा ठंडी, हद तक चुभने वाली सर्दी ने ले ली। आधा महीना बीत गया था और इन लाशों को छूने तक कोई नहीं आया था। इसका मतलब था कि ग्रैंडवे क्लैन पर कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ था। तो फिर लिंगर, एक बर्फीली ठंडी हवा उसके पूरे जिस्म में फैल गई। उसके हाथ मुट्ठियों में कस गए। स्कैल्प सुन्न पड़ गया। वो बिजली की तरह आगे की तरफ दौड़ा। ग्रैंडवे क्लैन के साथ क्या हुआ था? लिंगर जरूर सेफ होगी। उसने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग को पूरी ताकत पे एक्टिवेट कर दिया। कुछ ही देर में 6 साल पहले वाला ग्रैंडवे क्लैन उसकी आंखों के सामने आ गया। बहुत ज्यादा परेशान होने के बावजूद वो तुरंत अंदर नहीं कूद पड़ा। उसने रुककर अपनी ऑरा को हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग से पूरी तरह छुपा लिया और चुपचाप आगे बढ़ा। ग्रैंडवे क्लैन के अंदर कुछ लोग नॉर्मल तरीके से घूम रहे थे। किसी तरह का तुरंत खतरा नजर नहीं आ रहा था। चुपचाप घुसते हुए यूनचे ने कुछ अजीब सी अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग ऑराज महसूस की। बाहर से उसे 32 थ्रोन्स, 2 लेवल 2 ओवरलॉर्ड्स और एक लेवल हिट ओवरलॉर्ड की ऑराज महसूस हो रही थी। यूनचे की नजर तुरंत ठंडी हो गई। ग्रैंडवे क्लैन और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड, कंट्री ऑफ सुपवे के अंदर दोनों टॉप के दावेदार थे, जिसमें ग्रैंडवे थोड़ा ज्यादा पावरफुल था। यहां स्काई प्रोफाउंड रियल्म ही ऑलरेडी पीक माना जाता था। एक थ्रोन पूरे रिवरिस्ट पर राज कर सकता था। दोनों बड़े ग्रुप्स में से कोई भी थ्रोन लेवल तक नहीं पहुंचा था। लेकिन अब यहां अचानक 32 थ्रोन्स और 3 ओवरलॉर्ड्स आ गए थे और उनकी प्रोफाउंड ऑराज से क्लियरली लग रहा था कि वो ग्रैंडवे क्लैन के लोग नहीं थे। यूनचे ने दांतों को कस लिया। उसका दिल बेचैनी से भर गया। वो सिर्फ इतना कर सकता था कि सु लिंगर की सलामती के लिए दुआ करे, वरना वो खुद नहीं जानता था कि फिर वो कितनी हद तक जा सकता है। गहरी सांस लेकर वो चुपचाप अंदर घुसता चला गया और सीधा उन ओवरलॉर्ड्स की डायरेक्शन में चला। रास्ते में 2 ग्रैंडवे क्लैन के डिसाइपल्स के पास से गुजरते हुए उसने उनकी बातचीत सुन ली। पहला डिसाइपल बोल रहा था कि अगर क्लैन मास्टर ने उसे गोद न लिया होता तो वो कब का मर चुका होता, लेकिन अब वो क्लैन मास्टर को ही धोखा दे रहा है। ये कितना गंदा काम है। दूसरा बोला कि उसने गलत चॉइस नहीं की। जो लोग अभी भी लॉयल बने रहे वो सब मर चुके थे। आखिर वो 7 स्टार डिवाइन हॉल थे। उनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत सिर्फ बेवकूफी करेंगे। 7 स्टार डिवाइन हॉल? यूनचे की आंखें सिकुड़ गईं। पहला डिसाइपल उदासी से बोल रहा था कि क्लैन मास्टर इतना जिद्दी क्यों है। यंग क्लैन मास्टर के प्लान के हिसाब से 7 स्टार डिवाइन हॉल के साथ मिल जाना कोई आम चांस नहीं था। दूसरे सेक्स तो ऐसा सपना भी नहीं देख सकते। दूसरा बोला कि इतने देर से कैद होने के बाद भी क्लैन मास्टर अब तक कुछ नहीं बोल रहा। कोई नहीं जानता वो इतनी जिद क्यों कर रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़कर मौत को क्यों गले लगा रहा है। बातें एकदम अचानक रुक गईं जब 2 बर्फीली ठंडी हाथों ने उनकी गर्दनें पकड़ ली। दोनों की आंखें शॉक से फट गईं, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। यूनचे ने हद से ज्यादा ठंडी आवाज में पूछा कि जो क्लैन मास्टर वो लोग बोल रहे थे, क्या वो सु हेंगशान है? दोनों ने डर के मारे सिर हिला दिया। उनके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। यूनचे ने पूछा कि उसे कहां बंद करके रखा गया है। एक के गले की पकड़ थोड़ी ढीली करते हुए उस आदमी ने मुश्किल से बोल पाया कि उसे सेल में रखा गया है, बिल्कुल अंदर वाली में।
युनचे का सीना कस के भर गया जब उसने सु लिंगर के बारे में पूछा। दोनों की आंखें और ज्यादा खैल गई, नजर इधर उधर हिलने लगी। फिर दोनों ने सिर हिला दिया। युनचे की हंसी अजीब तरीके से ठंडी और डरावनी हो गई। उसने कहा कि अगले जन्म में याद रखना, इतने निकम्मे एहसान फरामोश जानवर मत बनना। हल्की सी क्रैक की आवाज के साथ युनचे ने गुस्से में दोनों की गर्दनें तुरंत तोड़ दी, बिल्कुल बिना दया के। युनचे को ग्रैंडवे क्लैन के डंजन का बहुत क्लियर इंप्रेशन था। जब सुलिंगर उसे क्लैन में घुमाते हुए ले जा रही थी, उसने बताया था कि डंजन बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट में है, ऐसा जगह जहां वो कभी पास तक नहीं गई। अपनी प्रेजेंस को छुपाते हुए युनचे ग्रैंडवे क्लैन के सबसे अंदर वाले हिस्सों की तरफ बिजली की तरह निकल पड़ा। कुछ ही पलों में वो एक डिसाइपल के बिल्कुल पास से गुजरा, 3 मीटर से कम डिस्टेंस पर। फिर भी उस डिसाइपल ने कुछ महसूस तक नहीं किया, परछाई तक नहीं देखी। अपनी याद के हिसाब से चलते हुए जल्दी ही उसके सामने प्रिजन का एंट्रेंस आ गया। अंदर से उठती हुई गंदगी भरी हवा ही सबूत के लिए काफी थी। डंजन के गेट के सामने 6 गार्ड्स खड़े थे। 4 ग्रैंडवे क्लैन के कपड़ों में थे, लेकिन बाकी 2 काले कपड़े पहने हुए थे, जिनके सीने पर हल्की पीली कॉन्स्टलेशन बनी थी। 7 सितारे सीधी और टेढ़ी लाइंस में जुड़े हुए। युनचे की भौहें तेजी से सिकुड़ गईं। ये 7 सितारों का निशान 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के डिसाइपल होने का सबूत था। एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में कोई भी इनका नाटक करने की हिम्मत नहीं करता। 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े सेक्ट्स में से एक था। हेवन थ्वाटिंग सेक्ट और सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट के साथ मिलकर वो 3 सबसे बड़े ओवरलॉर्ड्स थे। उनकी पोजीशन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड से कम नहीं थी। ये सब क्या हो रहा था? 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस और ग्रैंडवे क्लैन तो बिल्कुल अलग लेवल के लोग थे। ऐसे छोटे से क्लैन ने आखिर इन लोगों का क्या बिगाड़ा था? दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे, लेकिन एक ही बात सबसे ज्यादा सेंस को खा रही थी। लिंगर कहां है? उसके साथ क्या हुआ? वो 4 ग्रैंडवे क्लैन के डिसाइपल सीधे सीधे खड़े थे, हथियार कसके पकड़े हुए। उनमें से कोई भी 2 डिवाइन पैलेस डिसाइपल्स की तरफ सीधे देखने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। उनकी हालत ऐसी थी जैसे कांपते हुए छोटे कीड़े किसी भूत भगवान के सामने खड़े हों। वो 2 डिवाइन पैलेस डिसाइपल्स जमीन पर आधे लेटकर बैठे थे, चेहरे पर इरिटेट सी शैरिंगार। उनमें से एक कभी कभी ग्रैंडवेक वालों की तरफ हद से ज्यादा नफरत भरी नजर से देखकर आराम से बोलता कि उसे समझ नहीं आता हॉल चीफ क्या सोच रही है, जो इतने दिन से इस सुनझी जगह पर अटक गई है। ऐसे छोटे से एरिया में जहां वो उंगली से लोगों को छेड़ के मार सकता है, वहां कौन सी खास चीज मिल सकती है? दूसरा डिसाइपल चारों तरफ नजर डालते हुए दबी हुई आवाज में बोला, मैंने सुना है इस बार होल चीफ हमें यहां लाई है, एक्चुअली पैलेस चीफ के ऑर्डर से। उसका साथी हैरान होकर बोला कि ये कैसे हो सकता है? पैलेस चीफ जैसी बड़ी शख्सियत को यहां क्या मिल सकता है जो उसकी दिलचस्पी जगाए? पहला बोला कि उसे भी नहीं पता, बोलते हुए कि उन जैसे छोटे लोग वैसे भी इन बातों को समझने लायक नहीं। उनका काम सिर्फ इतना है कि जो ऑर्डर मिले उसे चुपचाप मान ले, ज्यादा पूछताछ ना करें। उन टेरिफाइंग एक्सपर्ट्स को जो अपने सीने पर 7 स्टार्स का निशान पहने थे और एम्परर प्रोफाउंड रियल्म की स्ट्रेंथ रखते थे। जब ग्रैंडवे के 4 डिसाइपल्स ने खुद को छोटे लोग कहते सुना, तो उन्होंने सूखे गले से थूक निगला और भी ज्यादा डरे हुए लगने लगे। बातें चलती रहीं। एक डिसाइपल बोला कि हॉल चीफ के कहने के हिसाब से वो चीज अभी सुलिंगर के पास है, बस उसे ढूंढना है, फिर मिशन कंप्लीट। लेकिन आधा महीना हो गया और अभी तक वो नहीं मिली। उसका साथी बोला कि उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सिर्फ स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म तक ही है, वो उड़ान तक नहीं भर सकती तो भाग भी कहां सकती है? शायद वो किसी गहरे जंगल या पुराने जंगल्स में छुपी हो। लेकिन पूरा कंट्री ऑफ सुपवेक अब उनके और सुपवेक इंपीरियल फैमिली के कंट्रोल में सील्ड है। सारे सेक्ट्स उनके ऑर्डर के हिसाब से उसे ढूंढ रहे हैं, तो यहां एक छोटा कीड़ा भी इनकी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर वो पकड़ ली जाएगी। युनचे ने उनकी बातचीत में सुलिंगर का नाम एकदम क्लियरली सुना। वो 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस की टारगेट बनी हुई थी। अभी तक वो नहीं मिली थी। इस बात से उसे थोड़ा सुकून मिला। लेकिन सिर्फ 16 साल की एक लड़की, जिसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सिर्फ स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म तक थी, उसे 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस जैसा पावरफुल सेक्ट चेस कर रहा था, और पूरे देश के सारे सेक्ट्स और सुपवेक इंपीरियल फैमिली मिलकर उसका शिकार कर रहे थे। पूरा कंट्री ऑफ सुपवेक उसकी तलाश में सील कर दिया गया था, और ये सब आधे महीने से चल रहा था। ये आधा महीना
सुलिंगर के हर सांस के लिए एक न खत्म होने वाला डर और नाइटमेयर रहा होगा। यूनचे के सीने में गुस्सा, किलिंग इंटेंट और नफरत इतनी तेज हो गई कि वो फटने को थी। उसने तुरंत हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग को तोड़ दिया और सीधा आसमान में उड़ा। उसके कस के बंधे हाथों से हड्डियों के पीसने की आवाज आ रही थी। वो 2 डिवाइन पैलेस डिसाइपल्स एकदम से घबरा गए, लेकिन जब तक वो उठकर सीधे खड़े होते, उनके सामने खून से रंगे हुए एक पैर क्रिम्सन आंखें आ चुकी थी। बैंग बैंग, फ्लेम जैसी लाइट फुटी। दोनों डिवाइन पैलेस डिसाइपल्स बिना चीखने का वक्त मिले उसी पल राख में बदल गए। मरने के बाद भी उन्हें यह तक नहीं पता चला कि उन्हें जहन्नुम में धकेलने वाला कौन था। वो 4 ग्रैंडवे क्लैन डिसाइपल्स वही खड़े रहते, बिल्कुल स्टोन बनकर, उनके चेहरे पर बेहाल सी स्टूपिड एक्सप्रेशन, आंखें बाहर निकलने को। वो चीखना चाहते थे, लेकिन गले में अटकी हुई आवाज से सिर्फ सूखी सी कराहट निकल पाई। यूनचे का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी आवाज हद से ज्यादा ठंडी और बेरम थी जब उसने कहा, ग्रैंडवे क्लैन के होते हुए तुम लोगों ने अपने ही क्लैन मास्टर के परिवार को हानि पहुंचाई और इन लोगों के कुत्ते बन गए। तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक है भी? उसके बॉडी के आसपास फीनिक्स फ्लेम्स और गोल्डन क्रो फ्लेम्स शिद्दत से भड़क उठीं। सिर्फ हाथ हिलाने पर वो चारों डिसाइपल्स फ्लेम के समंदर में डूब गए और पल भर में राख बन गए। डंजन का गेट, जो प्रोफाउंड मेटल से बना था, सीधा पिघल गया। अपने अंदर की डरावनी हीट वेव और उबलते हुए गुस्से के साथ यूनचे सीधा डंजन के अंदर घुस गया। इतनी बड़ी आवाज और एक्सट्रीम ऑरा ने पूरे ग्रैंडवे क्लैन को एकदम से हिला दिया। हर तरफ से चीखने की आवाज आई। सब डंजन की तरफ दौड़ पड़े। अंदर अंधेरा था और कुछ गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन यूनचे ने बिना दया के उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। ताजी खून की बूंदें और टूटे हुए जिस्म डंजन के अजीब से गंदे फ्लोर पर बरसने लगे। बाहर से अलार्म बेल्स जोर जोर से बजने लगी, लेकिन यूनचे को बिल्कुल परवाह नहीं थी। सारे रास्ते, सारे दरवाजे वो ब्रूट फोर्स से तोड़ता चला गया। वो बस डंजन के अंदर से गुजर नहीं रहा था, वो उसे तोड़कर रास्ता बना रहा था। वो बिना रुके डंजन के बिल्कुल एक्सट्रीम डेप्थ तक पहुंच गया। ये सबसे अंधेरा हिस्सा था, बिल्कुल पिच ब्लैक, जहां एक भी लाइट नहीं थी। लेकिन यूनचे ने एक बहुत ही कमजोर सी ऑरा महसूस की। उसने हाथ हिलाकर एक स्कारलेट फ्लेम का गोला फेंका, जो तुरंत पूरी जगह रोशन कर गया। आगे बिल्कुल एंड पर एक जेट ब्लैक वॉल थी जो प्रोफाउंड मेटल से बनी हुई थी। उस पर एक आदमी को कई ढेर सारी जंजीरों से बांधकर लटकाया गया था। उसका रोब फटा हुआ था, पूरा जिस्म खून से भीगा हुआ। ऑरा इतनी कमजोर कि लगता था बस सांस ही बची है। बहुत लंबी और डरावनी टॉर्चर सहनी पड़ी थी। आधे चेहरे को गहरे उलझे हुए बालों ने ढक रखा था, दूसरा आधा खून से इतना सूख कर चिपक गया था कि पहचान मुश्किल हो। यूनचे ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। ग्रैंडवे क्लैन का क्लैन मास्टर, सुलिंगर का बाप, सु हेंगशान। तेज इमोशन का तूफान यूनचे के दिमाग में टकरा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को फोर्स करके शांत किया। गहरी सांस लेकर वो तेज दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, जोर से पुकारते हुए, क्लैन मास्टर। बैंग 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 बैंग। यूनचे के हाथ से निकली फ्लेम की कई गोले जंजीरों पर जाके लगे, उन्हें जलाकर तोड़ दिया। टूटी हुई जंजीरें झंझनाती हुई जमीन पर गिरी। सु हेंगशान का जिस्म हिलकर नीचे गिरने जा रहा था, लेकिन यूनचे ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे मजबूती से पकड़ लिया। सु हेंगशान बेहोश नहीं था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, उलझी हुई जुल्फों के बीच से अपनी धुंधली नजर से उस जवान को देखा। उसकी आवाज सूखी और खुरदुरी थी जब उसने पूछा कि वो कौन है। सिर्फ 2 शब्द बोलते ही वो अचानक रुक गया। जो आंखें पहले अंधेरा सी लाइट दिखा रही थी, वो एकदम से फैल गई और उनमें हल्की सी कांपती हुई लाइट चमक उठी। 6 साल से ज्यादा हो गए थे दोनों की मुलाकात को। यूनचे की हाइट आधा फुट तक बढ़ गई थी। उसका चेहरा और अंदाज भी बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन उसका असली चेहरा इतना नहीं बदला था कि पहचान ना आए। सु हेंगशान, जो सुलिंगर के लिए 6 साल तक यूनचे का नाम सुनते आ रहा था, कैसे उस चेहरे को भूल सकता था? तुम यूनचे हो? यूनचे ने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें हल्का सा गर्म हो गई और उसने तस्दीक की कि हां, वो ही है। सु हेंगशान ने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, पूछते हुए कि क्या सचमुच वो ही है, जैसे उसे अपनी आंखों पर भी यकीन न हो। यूनचे ने अपना हाथ सु हेंगशान के सीने पर रखा और पूरे हेवन एंड अर्थ वाली एनर्जी उसके बॉडी के अंदर भेज दी। फिर एक बार तस्दीक की कि वो वापस आ चुका है। यूनचे की नेचर एनर्जी के नीचे
सु हेंगशान ने एक बिल्कुल साफ ठंडी ठंडी सी फीलिंग अपने अंदर फैलती महसूस की। कुछ ही सांसों में उसके कमजोर और बेताकत जिस्म में दोबारा से जान आने लगी। उलझी हुई सेंसेस धीरे धीरे क्लियर हो गई और उसकी सूखी पड़ चुकी प्रोफाउंड एनर्जी भी हैरान कर देने वाली स्पीड से रिकवर होने लगी। सु हेंगशान की एक्साइटमेंट के साथ साथ शौक और यकीन न होने वाली फीलिंग भी थी। कुछ पलों के लिए उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा हो, लेकिन जैसे जैसे उसकी होश वापस आ रही थी, उसने अचानक कुछ याद आया और बहुत घबराहट में युनचे को तुरंत भाग जाने के लिए बोला। बूम! पीछे से एक जबरदस्त धमाके की आवाज आई, जैसे डंजन का एंट्रेंस किसी बहुत बड़ी ताकत से उड़ा दिया गया हो। युनचे धीरे धीरे मुड़कर खड़ा हो गया। जो किलिंग इंटेंट और गुस्सा वो इतनी देर से दबा के रखा हुआ था, वो उसके सीने में गूंज रहा था, फटने के लिए तैयार। उसने महसूस किया कि 26 औराज डंजन के अंदर घुस रही है, जबकि बाकी लोग बाहर से घेर रहे थे। इन 26 औराज में 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के 3 ओवरलॉर्ड्स थे। सबसे आगे एक लेवल 8 ओवरलॉर्ड, यहीं का डिवाइन पैलेस का बॉस। सु हेंगशान की एक्साइटमेंट तुरंत डर में बदल गई। वो मुश्किल से खड़ा होकर युनचे के आगे आ गया, चाहते हुए कि उसके सामने खुद खड़ा रहे। वो बोला, युनचे, मौत से पहले तुमसे दोबारा मिलना और तुम्हारा अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाने आना मेरे बहुत सारे अफसोस मिटा देता है। कम से कम लिंगर की 6 साल की इंतजार बेकार नहीं गई। लेकिन सामने जो लोग आ रहे हैं वो बहुत डरावने हैं, तुम्हारे अंदाजे से भी ज्यादा। अगर तुम्हें मौका मिले तो प्लीज भाग जाना, मेरी चिंता मत करना। युनचे ने अपना हाथ आगे करके सु हेंगशान को पीछे धकेल दिया और धीरे से सिर हिला दिया। अगर इस वक्त सु हेंगशान युनचे की आंखों को क्लियरली देख पाता तो वो शौक से बोल ही नहीं पाता। वो एक पागल खूनी की आंखें थी जो खून से लगी हुई थी। जो हाथ अभी तक सु हेंगशान के सीने पर एनर्जी दे रहा था, वही हाथ अचानक उसे पकड़कर युनचे को हवा में उठा ले गया, साथ में सु हेंगशान को भी लेते हुए। बूम! एक जोर का धमाका हुआ। डंजन की छत सीधी फट गई। तेज लाइट तीर की तरह अंदर घुस आई। जब युनचे दोबारा नीचे आया तो वो डंजन के बाहर खड़ा था, सु हेंगशान को साथ लेकर ग्रैंडवे क्लैन के ईस्टर्न कोर्टयार्ड की जमीन पर। जैसे ही युनचे सु हेंगशान को लेकर जमीन पर उतरा, ग्रैंडवे क्लैन के डिसाइपल्स ने उन्हें तुरंत घेर लिया। अपने पैट्रियार्क को खून से लथपथ इतने बुरा हाल में देखकर भी उन्होंने जरा भर हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सबके चमकते हुए हथियार सीधे युनचे और सु हेंगशान की तरफ तन गए। टूटे हुए डंजन के अंदर से एक बहुत ही रोबदार आवाज आई, जिसे युनचे ने तुरंत पहचान लिया। सुहावरान की आवाज, सु हेंगशान का एकलौता बेटा, सु लिंगर का हाफ ब्रदर, जो उसे 6 साल पहले वाले सपने में भी हद से ज्यादा गंदा लगा था। लोगों का झुंड एक तरफ हुआ और 26 शक्लें आराम से चलते हुए सामने आ गईं। सबसे आगे एक दुबला पतला सफेद सा मिडल एज्ड आदमी था, जो काले रोब पहने हुए था। उसके सीने पर बने 7 सितारे गहरी ग्रीन लाइट में चमक रहे थे, जो 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस में उसकी काफी बड़ी पोजीशन का साइन था। उसकी पूरी प्रेजेंस में इतना ज्यादा रोब था कि लगता था वो यहाँ का राजा है और बाकी लोग उसके सामने सिर्फ कीड़े मकोड़े। उसकी प्रोफाउंड ऑरा टायरेंट प्रोफाउंड रियल्म के 8वें लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसके पीछे 2 और काले रोब वाले आदमी थे, जिनके सीने पर हल्का ग्रीन कॉन्स्टलेशन बना हुआ था। दोनों अर्ली स्टेज ओवरलॉर्ड्स। पीछे कुछ और चेहरे थे जो युनचे को पहले से पता थे। सुहावरान जो अभी चीख रहा था, सु हेंग्यू जो ट्रेजर की चाबी के लिए ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ मिला था, ग्रैंड एल्डर सु वांगजी और हेमू किंग्या ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड का मास्टर, जिसे पहले सिया किंग्यू ने डराकर भगा दिया था। सुहावरान इस ग्रुप का लीड दिख रहा था, लेकिन असली में ये सब 3 डिवाइन पैलेस ओवरलॉर्ड्स के पीछे बिल्कुल कुत्तों की तरह दुबके चल रहे थे, झुककर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल पोस्चर में, जैसे इनके साथ चलना भी उनके लिए डर से भरपूर हो। जब उन्होंने युनचे को देखा तो सबसे पहले सुहावरान ने रिएक्ट किया, चीखते हुए बोला कि वो इस आदमी को पहचानता है। काले रोब वाला लीडर ठंडी नजरों से युनचे को देख रहा था। उसने सुहावरान से पूछा कि क्या वो उसे सचमुच जानता है। सुहावरान तुरंत और नीचे झुक गया, बोलता हुआ कि ये बस कुछ साल पहले का एक छोटा सा आदमी है, जिसका जिक्र भी लॉर्ड डिवाइन एनवॉय के सामने करने लायक नहीं। डिवाइन एनवॉय ने ठंडी हंसी के साथ पूछा कि लेवल 6 ओवरलॉर्ड जैसा जवान बंदा उसके लिए छोटा आदमी कैसे हो सकता है। ये सुनकर सबके चेहरे पर शौक की लहर दौड़ गई। जिन्होंने 6 साल पहले युनचे को देखा था,
वो तुरंत जम गए। इवन सु हेंगशान भी गहरी हैरानी में डूब गया। सु हाओरान हाथ पैर कांपते हुए बोल पड़ा कि ये पॉसिबल नहीं। 6 साल पहले तो यूनचे सिर्फ स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म पर था। डिवाइन एनवॉय की आवाज और भी ठंडी हो गई। उसने पूछा कि क्या सु हाओरान उसकी सेंसिंग एबिलिटी पर शक कर रहा है। सु हाओरान तुरंत डर के मारे कांपने लगा, जमीन पर झुककर माफी मांगने लगा। सु हेंगशान ने अपने बेटे के इस जलील हाल को बिल्कुल बे इमोशन देखकर इग्नोर कर दिया। उसके चेहरे पर न दर्द था न गुस्सा, सिर्फ वो सुनसान बेहसी थी जो हद से ज्यादा दर्द सहने के बाद आती है। डिवाइन एनवॉय ने शांत आवाज में कहा, जवान आदमी, तुम्हारी एज 30 साल से ज्यादा नहीं लगती, फिर भी तुम्हारी कल्टिवेशन इस लेवल तक पहुंच चुकी है। हमारे 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस में भी ऐसा टैलेंट टॉप लेवल के अंदर आता है। तुम जैसे लोग आम नहीं होते, लेकिन तुम्हारी शक्ल से लगता नहीं कि तुम हेवन थ्वाटिंग सेक्ट या सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट से हो। तुम्हारा नाम क्या है? कौन से सेक्ट से हो? तुम्हारा मास्टर कौन है? फिर उसका एक्सप्रेशन अचानक सख्त हो गया। और तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम हमारे 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस को प्रोवोके कर रहे हो? लेवल 6 ओवरलॉर्ड से कम एज में मिलना उसके लिए भी इजी नहीं था, इसलिए वो अंदर अंदर चैन नहीं था, लेकिन डर उसे जरा भी नहीं लग रहा था। पहले वो यूनचे का बैकग्राउंड क्लियर करना चाहता था। हालांकि बैकग्राउंड कुछ भी हो, 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस किसी से नहीं डरता। अगर ये हेवन थ्वाटिंग सेक्ट या सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट से भी आया हो, तो भी ज्यादा से ज्यादा उनके साथ बराबरी पे ही खड़ा हो सकता है। सु हेंगशान, जो यूनचे की एनर्जी से अब काफी हद तक रिकवर कर चुका था, मुश्किल से आगे बढ़कर यूनचे को जोर से साइड में धकेल दिया। सु हेंगशान चीखा, बुढ़े चोर, ये जवान बस मुझे किसी और समझ रहा है, मैं इसे जानता तक नहीं। अगर तुझ में दम है तो आके इसे ही मार दे। फिर वो यूनचे की तरफ पलटा और भी जोर से चीखा, ध्यान से देख, मैं सु हेंगशान हूं। लिंग डाटो नहीं, ये जगह ग्रैंडविक क्लैन है, वो सेकंड प्रोफाउंड क्लैन नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मेरे ग्रैंडविक क्लैन का मामला, मेरी जिंदगी मौत, ये सब तेरे जैसे बाहर के इंसान का काम नहीं। तुम अभी तक यहां क्या कर रहे हो? निकल जा यहां से। यूनचे सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ रहा था। सु हेंगशान उसे बता रहा था कि ये लोग उसके हैंडल से काफी ज्यादा ऊपर के हैं, इसलिए उसे तुरंत भागकर लिंगर को ढूंढना चाहिए। सु हाओरान और उसके लोगों के घटिया हाल को देखकर, फिर बैम्बू जंगल में पड़ी ग्रैंडविक क्लैन की लाशों को याद करके यूनचे ने पूरा सीन कनेक्ट कर लिया। सबको तुरंत मार देने का मन को रोकता हुआ वो एक अजीब सी शांत नजर के साथ आगे बढ़ा। यूनचे ने पूछा, क्या तुम लोगों ने यह पता लगाया है कि सुलिंगर कहां कहां गई होगी? अगर हां तो अभी बता दो, शायद मैं तुम लोगों को थोड़ी कम तकलीफ से मारूं। सु हेंगशान वही एकदम स्टन खड़ा रह गया। उसके उठते हुए हाथ ढिल के नीचे गिर गए। डिवाइन एनवॉय की आंखें तेज से सिकुड़ गई, जबकि आसपास के लोग जोर से हंसने लगे। खासकर डिवाइन पैलेस के डिसाइपल्स की हंसी और भी ज्यादा थी। जो पहले उनके चेहरे पर हल्की सी सावधानी थी, अब वो भी गायब हो गई थी। सिर्फ मजाक और तुच्छपन रह गया था। डिवाइन एनवॉय ने ठंडी हंसी के साथ बोला कि टैलेंट तो ठीक है, लेकिन दिमाग पूरा खोखला लगता है। सु हाओरान ने घमंडी तरीके से चीख कर बोला, यूनचे, मैंने नहीं सोचा था कि 6 साल बाद तुम वापस आते ही सीधा मौत को गले लगाओगे। तुम्हें पता भी है ये बड़े शख्स कौन है जो तुम्हारे सामने खड़े हैं? ये 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के एक बड़े डिवाइन पैलेस एनवॉय हैं। अगर तुम अभी के अभी झुक कर काउटाउ करो तो शायद तुम्हें एक ही बार में मारने का एहसान कर दे। लॉर्ड डिवाइन एनवॉय बहुत बड़ा दिल रखते हैं, शायद तुम्हें एक पूरी लाश दे दे। यूनचे की आंखें एक पल के लिए भी सु हाओरान पर नहीं गई। वो धीरे से और ज्यादा सिकुड़ गई। यूनचे ने फिर रिपीट किया, मैं फिर से कह रहा हूं, सुलिंगर के बारे में जो कुछ भी तुम लोग जानते हो सब बता दो, तो शायद तुम लोगों की मौत थोड़ी कम तकलीफ वाली हो सके। डिवाइन एनवॉय ने धीमी ठंडी हंसी छोड़ी, बोलता हुआ कि लगता है ये आदमी जानबूझकर मौत ढूंढने आया है। अपना जिस्म हिलाए बिना यूनचे ने हल्का सा उंगली से सिग्नल किया, सीधा डिवाइन एनवॉय के राइट साइड खड़े एक डिवाइन पैलेस डिसाइपल की तरफ। बैंग! एक धमाके के साथ ही एक बहुत ही दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो डिसाइपल पल भर में पीछे जाके गिरा। उसका सीना फट चुका था। उसके सीने के अंदर से वॉयलेंट गोल्डन क्रो फ्लेम्स उबलने लगे, जो धीरे धीरे पूरे जिस्म को खाने लगी। गोल्डन क्रो फ्लेम्स की गर्मी ऐसी थी कि मोनार्क तक उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर लिस्टेज ओवरलॉर्ड तो दूर की बात। ऊपर से ये फ्लेम उसके अंदर से भड़की थी। वो जान बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, चिल्लाया, लोट लोट कर रोला मारता रहा,
अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से फ्लेम को दबाने की कोशिश करता रहा, लेकिन युनचे की गोल्डन क्रो फ्लेम्स उसकी ताकत से कहीं ऊपर थी। उन्हें रोक पाना असंभव था। इतनी अचानक और इतनी डरावनी सीन देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। एनवॉय के लेफ्ट साइड खड़ा दूसरा डिवाइन पैलेस डिसाइपल जल्दी से फ्लेम बुझाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ फ्लेम से टकराए वो खुद चीख उठा। दोनों हाथ तुरंत सफेद हड्डियों में बदल गए, फिर तुरंत राख। ये शैतानी फ्लेम धीरे धीरे उसके बाजू के ऊपर चढ़ने लगी और वो भी अपने साथी की तरह दर्द से लोट लोट कर चीखने लगा। गोल्डन क्रो फ्लेम्स बहुत धीरे जलती हुई जानबूझकर उन्हें जिंदा जला रही थी, उनके जिस्म को धीरे धीरे खाती हुई। यह प्रोसेस किसी भी परगेटरी से ज्यादा खतरनाक और हिंसा से भरा था। दोनों डिसाइपल्स की खोखलाती चीखें ऐसी लग रही थी जैसे जहन्नुम के सबसे नीचे लेवल के भूत चीख रहे हों। उनके जिस्म झटकों से हिल रहे थे, आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ चुकी थी और उनके माथे पर उभरी हुई नीली नाड़ियां कीड़े मकोड़ों जैसी लग रही थी। उनमें से एक ने बहुत मुश्किल से आवाज निकाली और मौत के लिए ही भीख मांगने लगा। बैंग! युनचे के एक्सप्रेशन के बदलते ही दुनिया की सबसे वॉयलेंट फ्लेम्स अचानक फट पड़ी। एक ही पल में दोनों डिसाइपल्स के जिस्म रस्सी की तरह फट गए। अनेक जलते हुए टुकड़े ऊपर उड़ते हुए चारों तरफ गए, लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले ही राख में बदल गए। कुछ भी नहीं बचा, न लाश न धुआं, सिर्फ जमीन पर हजारों छोटे छोटे सुराट जहां फ्लेम की चिंगारियां गिरी होंगी। सब लोग बिल्कुल बेहोश से खड़े थे, आंखें फटी हुई, चेहरे सफेद जैसे खून एक पल में गायब हो गया हो। शौक और डर इतना ज्यादा था कि लग रहा था आंखें दबाव से फट जाएंगी। सुहावरान का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। वो पीछे हटने लगा, कांपते हुए बोलता हुआ कि ये तो किसी शैतान की कला है। डिवाइन एनवॉय का चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। अब उस पर न रोब था न शांति। उसका सफेद पड़ता हुआ चेहरा उसके अंदर के तेज डर को क्लियर दिखा रहा था। वो पीछे हटने लगा, फिर अचानक जोर से चीखा कि सब लोग मिलकर युनचे को मार डालो। उसके ऑर्डर से डरते डरते भी डिवाइन पैलेस के डिसाइपल्स हैबिचुअल तरीके से आगे दौड़ पड़े। युनचे का चेहरा बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। उसने आसपास एक पल के लिए भी नजर नहीं डाली। उसके हाथ की फ्लेमिंग लाइट एकदम से ब्लू बन गई, फिर पल भर में चमकी। एक ही पल में कई ढेर सारे ट्रीज ऑफ फ्रोजन एंड जमीन से उभर आए, उन सब डिसाइपल्स को अपने अंदर लपेटकर। काउंटलेस बर्फीली शाखाएं उनके जिस्म को क्रिसक्रॉस तरीके से चीरते हुए गुजर गई, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड में उनका खून बहने से पहले ही जम गया। उनकी जान भी इस बर्फीली हवा के नीचे धीरे धीरे निकल रही थी। एक ही इंस्टेंट में सारे डिवाइन पैलेस डिसाइपल्स ट्रीज ऑफ फ्रोजन एंड के अंदर कैद हो गए। हर जिस्म को दर्जनों आइस ब्रांचेस ने छेद दिया था, जैसे जहर वाले काटे हुए टिड्डी हों। कोई खून नहीं, कोई ढंग से झुनझुनाने की ताकत नहीं, मरने तक की फुर्सत नहीं, सिर्फ मुंह से निकलते हुए डर और दर्द से भरे चीख। ये सब चीखें एक साथ मिलकर ऐसी लग रही थी जैसे जहन्नुम के सबसे गहरे लेवल से डेड लोगों का अंतिम गान सुनाई दे रहा हो। जो डिवाइन पैलेस डिसाइपल्स यहां आए थे उनमें से सबसे कमजोर भी थ्रोन था। ऊपर से 2 अर्ली स्टेज ओवरलॉर्ड्स भी थे। इनमें से कोई भी ग्रैंडवे क्लैन के डिसाइपल्स और पूरे रिवरिस्ट रीजन के प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स के लिए खुद एक देवता जैसा था। लेकिन एक पल में ही वो सब फ्लेम्स और बर्फ के बीच पीस कर खत्म हो गए। एक भी आदमी युनचे के स्लीव तक को नहीं छू पाया। नहीं किसी में इतनी ताकत थी कि ढंग से रेसिस्ट कर सके। वो सिर्फ जिंदा कीड़े थे जो आगे दौड़ कर आए और फिर युनचे के पैरों के नीचे कुचले गए। डिवाइन एनवॉय का पहले से ही सफेद चेहरा अब और भी बिखर गया, डर से बिल्कुल लाल पीला। लेवल 8 ओवरलॉर्ड होके भी जब उसने युनचे की प्रोफाउंड ऑरा सिर्फ टायरेंट रियल्म के 6ठे लेवल पे महसूस की थी, तो उसे लगा था कि वो इजिली जीत जाएगा। लेकिन अब तो एक बेवकूफ भी समझ सकता था, युनचे की असली स्ट्रेंथ सिर्फ लेवल 6 ओवरलॉर्ड तक सीमित नहीं थी। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ये आदमी उनके 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के नाम को एक पल के लिए भी नहीं मानने वाला था। उसके दोनों अटैक सीधे मौत देने वाले थे, एक पल की भी मोहलत छोड़े बिना, बिल्कुल भी रुकावट नहीं। डिवाइन एनवॉय के पैर डर से पीछे हटने लगे। फिर उसने अचानक पूरी ताकत से भीड़ को धकेल कर आगे निकलने की कोशिश की, अपनी सबसे फास्ट स्पीड से भागता हुआ। लेकिन युनचे उसे कैसे भागने देता। उसने हाथ आगे बढ़ाकर ग्रैब किया, ब्लू लाइट हल्का सा चमका और उसके आगे तुरंत एक आइस वॉल बन गई। बेख भर भागता हुआ एनवॉय सीधा उस आइस वॉल से टकरा गया। अगले ही पल एक ऐसी जबरदस्त ताकत ने उसे युनचे की तरफ खींच लिया जो उसके लिए रेसिस्ट करना नामुमकिन था। एनवॉय ने पूरी ताकत से झटपटाया,
लेकिन यून चे की पावर से जरा भर भी बच नहीं सका। हद से ज्यादा डर के नीचे उसके दिमाग में एक गंदी सी सोच उभरी। उसने झटपटाना बंद कर दिया और अचानक पलटा। एक जंगली चीख के साथ अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी को एक हाथ में जमा करके सीधा यून चे की तरफ अटैक किया, जिससे एक जबरदस्त प्रोफाउंड एनर्जी वॉर्टेक्स बना। बूम! न कोई बहरा कर देने वाला ब्लास्ट हुआ, न हवा में कोई धमाका, सिर्फ एक बेहद धीमी सी थकसी आवाज आई। यून चे ने आराम से हाथ बढ़ाकर एनवॉय का वो हाथ पकड़ लिया जिसमें उसकी सारी प्रोफाउंड एनर्जी लगी थी। एक पल में ही वो वॉर्टेक्स गायब हो गया, सारी प्रोफाउंड एनर्जी बिखर गई। एनवॉय का पूरा जिस्म हवा में ही फ्रीज हो गया। उसकी आंखें हद से ज्यादा डर से इतनी फैल गईं कि लग रहा था अभी फट जाएंगी। यून चे का चेहरा बर्फ जैसा था जब उसने हल्का सा हाथ दबाया। साफ बोन शैटर होने की आवाज गूंज उठी। डिवाइन एनवॉय ने बहुत ही दर्दनाक चीख मारी और तुरंत घुटनों पर गिर गया। उसका लेफ्ट हाथ अपने राइट रिस्ट को कस के पकड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो यून चे की पकड़ से 1 इंच भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। दर्द इतना तेज था कि उसका चेहरा बिल्कुल यहां से वहां हो गया, माथा पसीने से भीग गया। वो कांपती हुई आवाज में पूछने लगा कि आखिर यून चे है कौन। लेवल 8 ओवरलॉर्ड होके भी अगर उसकी हालत इस आदमी के सामने इतनी कमजोर हो सकती है तो इसका मतलब था सामने वाला कम से कम मोनार्क लेवल का एक्सपर्ट है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जवान अनजान सा आदमी असल में एक मोनार्क होगा। आसपास के ग्रैंडवे क्लैन डिसाइपल्स की आत्मा तक डर से हिल गई। सु हाओरान, सु हेंग्यू और बाकी सब लोगों के चेहरों का रंग पहले ही उड़ चुका था। वो पीछे हटना चाहते थे, लेकिन उनके पैर इतने कांप रहे थे कि सीधा खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात थी। उनकी ये हालत सिर्फ शौक और डर की वजह से नहीं थी। यून चे की ऑरा उनके पूरे जिस्म पर एक ऐसे पहाड़ की तरह दाई हुई थी जिससे हिलना भी मुश्किल लग रहा था। एनवॉय के सवाल का जवाब देते हुए यून चे ने सिर्फ बहुत ही ठंडी बुरी सी मुस्कुराहट दी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।